3 कुत्तों को नीचे गिरा देता है। यहीं से इस जिंदगी में सब कुछ शुरू होता है। वह पूरी एकाग्रता के साथ हथौड़ा नीचे लाता है। हथौड़े की गूंज इतनी तेज होती है कि वर्कशॉप में मौजूद हर कोई चौंक जाता है, यहाँ तक कि साइड में खड़े सफेद बालों वाले प्रोफेसर भी। प्रोफेसर घूरते हुए महसूस करते हैं कि इस कैडेट में कुछ अलग है। हर वार भारी और सोच समझकर किया गया था, जिससे निहाई पर चिंगारियां उड़ रही थीं। देखने में यह धीमा लगता है, लेकिन उसकी लय बिल्कुल परफेक्ट थी। एक साफ और लगातार गूंज, बिना एक भी गलती के। आखिरकार सेहुन ब्लेड को पूरा कर देता है और उसकी क्वालिटी लगभग चमक रही होती है। पूरी वर्कशॉप खामोश हो जाती है, क्योंकि सबकी नजर उस तैयार हथियार पर टिक जाती है। असिस्टेंट हान, भूरे लाल बालों वाला एक घबराया हुआ नौजवान, यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि किसी कैडेट ने इतनी शानदार चीज बनाई है। हथियार की गुणवत्ता देखकर हान पूरी तरह दंग रह जाता है। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उन्होंने अभी एक अविश्वसनीय प्रदर्शन देखा है, लेकिन उसे जमा करने के बजाय सेहुन एक और वार करने के लिए हथौड़ा उठाता है। वह तलवार को सीधे निहाई पर तोड़ देता है और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सदमे में आ जाता है। वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं था और अपने ही काम को सिर्फ कचरा कहता है। एक ब्लैकस्मिथ होने के नाते सेहुन ऐसा औसत काम जमा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हान गुस्से में चिल्ला उठता है कि उसने इंस्पेक्टर के सामने ही एक मास्टरपीस नष्ट कर दिया। लेकिन सेहुन शांत होकर प्रोफेसर की तरफ मुड़ता है और पूरा असाइनमेंट दोबारा करने की अनुमति मांगता है। हान अब भी गुस्से से भरा हुआ था। वेट, लेकिन प्रोफेसर की नजर सिर्फ सेहुन पर टिकी थी। प्रोफेसर हान से कहते हैं कि जाकर और सामग्री लेकर आए। हान बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर की एक सख्त नजर ही उसे चुप करा देती है। वह जल्दी से सामान लेने भाग जाता है, इससे पहले कि प्रोफेसर का धैर्य खत्म हो जाए। सेहुन वहीं खड़ा रहता है, मानो उस पर किसी दबाव का असर ही ना हो। प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, लेकिन सेहुन बस सिर हिला देता है। फर्श पर पड़े तलवार के टुकड़ों को देखते हुए प्रोफेसर सोचते हैं कि क्या यह लड़का सच में जानता है कि वह क्या कर रहा है। सेहुन भट्टी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। वह ऐसा परिणाम देने से इनकार कर देता है जिस पर उसे गर्व न हो। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि फिर अपनी पूरी कोशिश करें। सेहुन पूरी तरह फोकस कर लेता है, अंतिम प्रयास के लिए अपने हर कण की मना को केंद्रित करते हुए। वह जानता है कि उसका मौजूदा शरीर बहुत कमजोर है और समय उसके खिलाफ जा रहा है। अभी इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका उसकी सबसे प्रभावी तकनीक का इस्तेमाल करना है। वह वापस आग की तरफ बढ़ता है। बाकी कैडेट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह करने क्या वाला है। अचानक वह सीधे इग्निशन स्टोन्स में मना डालना शुरू कर देता है, जो बेहद खतरनाक था। वह सबको चौंकाते हुए उन पत्थरों को सीधे भड़कती आग में फेंक देता है। एक और कैडेट डर के मारे देखता रह जाता है। उसे पूरा यकीन था कि ये पत्थर पूरी वर्कशॉप उड़ा देंगे, लेकिन धमाके की जगह भट्टी में बहुरंगी आग की अद्भुत लपटें उठने लगती हैं। हान घबरा जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए चिल्लाने लगता है। वह प्रोफेसर से आग बुझाने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसे पीछे रहने को कहा जाता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, इन लपटों का प्रवाह बिल्कुल भी अनियंत्रित नहीं था। यह था 5 कलर्ड फायर डेमन, एक हाई लेवल तकनीक जो भट्टी को असाधारण शक्ति देती है। सेहुन उस इंद्रधनुषी आग के सामने खड़ा था, मानो वह इस भीषण गर्मी में पूरी तरह सहज हो। इसे नियंत्रित करने के लिए अविश्वसनीय नियंत्रण चाहिए था, लेकिन कमना में भी हाई लेवल गियर फोर्स करने का यह सबसे सही तरीका था। पूरी वर्कशॉप शांत हो जाती है क्योंकि आग स्थिर हो चुकी थी। आखिर यह हफ्ता नहीं था। प्रोफेसर के मिनचोल ध्यान से देखते हैं कि लोहे की सिल्लियों का रंग उनके सामने बदलने लगा था। उन्हें एहसास होता है कि सेहुन ने जानबूझकर इग्निशन स्टोन्स को रिजोनेट किया ताकि तापमान बढ़ाकर धातु की विशेषताएं बदली जा सकें। यह समय बचाने का बेहद जटिल तरीका, लेकिन केवल 30 मिनट बाकी होने के कारण दबाव अब भी बना हुआ था। प्रोफेसर जानते थे कि सेहुन प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर उसने रफ्तार नहीं बढ़ाई तो वह समय पर खत्म नहीं कर पाएगा। सेहुन बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखता। वह लगातार एकाग्रता के साथ हथौड़ा चलाता रहता है। हर बार अविश्वसनीय ताकत के साथ गूंजता है और निहाई से चिंगारियां उड़ती हैं। उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थी। वह धातु को फिर से बहुरंगी आग में डाल देता है। धातु इंद्रधनुषी आभा के साथ चमकने लगती है।
मानो भट्टी की प्रचंड गर्मी को सोख रही हो। सेहुन पसीने से तर था, समय के साथ कदम मिलाने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। उसके हथौड़े की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जो पूरी वर्कशॉप में कंपन पैदा कर रही थी। वह अपने अंतिम वारों में सब कुछ झोंक चुका था, क्योंकि समय तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरकार उसकी मना खत्म हो जाती है और उसकी सुरक्षा टूट जाती है। अब उसका शरीर सीधे पूरे दबाव को सह रहा था। हथौड़े के कंपन और तनाव से उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन वह एक पल के लिए भी नहीं रुकता। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह काम पूरा करने में लगा रहता है। हथौड़ा लगातार वार करता रहता है, उसके शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेलते हुए। केवल 6 मिनट बचे थे और अब वह तलवार की बारीक फिनिशिंग शुरू करता है। खड़ी में 3 मिनट बाकी थे। आई वह लगभग पूरा कर चुका था। अंतिम स्पर्श बाकी थे। सिर्फ 1 मिनट बचा था। सेहून आखिरकार तैयार दिखता है। तभी बजर बज उठता है और इंस्ट्रक्टर सबको को तुरंत रुकने का आदेश देता है। सेहुन गहरी सांस छोड़ता है। पिछले 4 मिनट की थकान से उसका शरीर टूट चुका था। उसके हाथ सूजे हुए और खून से लथपथ थे, लेकिन उसने समय रहते काम पूरा कर लिया था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होता है, जो 5 कलर्ड फायर ब्लेड के निर्माण की पुष्टि करता है और उसे आर्टिजन ऑफ फ्लेम स्किल प्रदान करता है। वह तलवार एक मास्टरपीस थी, जिसे हाई ग्रेड हथियार के रूप में आंका गया। उसके स्टैट्स सामने आते हैं, जिनमें दिखता है कि वह मना पर कैसे प्रतिक्रिया करती है और अलग अलग रंगों की ऊर्जा छोड़ती है। असिस्टेंट हान और बाकी कैडेट पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। हान के लिए यह मानना नामुमकिन था कि वह तलवार सच में हाई ग्रेड तक पहुंच गई। सेहुन कैजुअली कहता है कि अगर इतना आश्चर्य हो रहा है तो इन्फो विंडो खुद चेक कर लो, जबकि प्रोफेसर चुपचाप सब देख रहे थे। हान खुशी में चिल्लाने लगता है कि ये तो साफ साफ पास है। प्रोफेसर किम उसे चुप रहने को कहते हैं, उसके शोर से थोड़े परेशान होकर। बाद में से उनको प्रोफेसर किम इन चोल के निजी ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रोफेसर मेज के उस पार बैठकर उसे सोचते हुए देखते हैं। वह पूछते हैं कि क्या सेहुन को सच में लगा कि वह तलवार जमा करने लायक थी। सेहुन मानता है कि उसकी मौजूदा क्षमता के हिसाब से वह काफी अच्छी थी। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि लड़का अभी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है। वह साफ साफ कहते हैं कि उसकी प्रतिभा के लिए यह जगह बहुत छोटी है और उसे अपना आवेदन वापस लेना चाहिए। वह समझाते हैं कि भले ही बैबिल की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, लेकिन उनका रिफाइनिंग डिपार्टमेंट हाल के वर्षों में कोई खास परिणाम नहीं दे पाया। सेहुन शांत होकर सुनता है, लेकिन अपने मन में वह पहले से सच जानता था। वह जानता था कि 8 साल बाद बैबिल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट अपने निम्न स्तर के कारण पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और वह यह भी जानता था कि वल्कन अकादमी दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ तैयार करेगी। वह प्रोफेसर की आंखों में देखता है और कहता है कि वल्कन सबसे बेहतरीन नहीं बनेगा। सेहुन घोषणा करता है कि सबसे ऊपर बेबिल होगा, क्योंकि वह खुद वहां दाखिला लेने जा रहा है और सब कुछ बदल देगा। अकादमी की मीनार पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है, जबकि ली से हुन की आवाज गूंजती है कि प्रोफेसर सब गलत समझ रहे हैं। सेहुन मुस्कुराते हुए खुद की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि नंबर 1 की जगह वल्कन अकादमी को नहीं मिलेगी। उसकी नजर तेज हो जाती है। वह जगह बेबिल की होगी, वही स्कूल जिसमें वह दाखिला लेने वाला है। प्रोफेसर किम इंचोल, सुनहरी दाढ़ी वाले अनुभवी ब्लैकस्मिथ, बस उसे घूरते रहते हैं। किम पीछे झुकते हैं, हाथ बांधते हुए पूछते हैं कि क्या सेहुन में सच में फ्रेशमैन क्लास के टॉप तक पहुंचने की हिम्मत है। सेहुन बिना पलक झपकाए जवाब देता है, बिल्कुल। प्रोफेसर खड़े होते हैं और सोचते हैं कि क्या इस लड़के को बैबेल के टॉप स्टूडेंट चुने जाने कठिन प्रक्रिया का अंदाजा भी है। सेहुन पूरी प्रक्रिया ऐसे बताता है जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। हर डिपार्टमेंट के टॉप 2 छात्र एक अतिरिक्त परीक्षा देते हैं, जिससे एक उम्मीदवार चुना जाता है और फिर उन्हीं में से अंतिम विजेता तय होता है। वह समझाता है कि बैबेल अपने छात्रों को 3 मुख्य फैकल्टी में बांटता है, कॉम्बैट फैकल्टी, सपोर्ट फैकल्टी और फिर बोर्सिपा यानी टेक्निकल फैकल्टी, जहां क्राफ्टर्स आते हैं। दर्जनों विभाग इन फैकल्टी के अंदर जड़ों की तरह जुड़े हुए हैं। किसी फैकल्टी के शीर्ष तक पहुंचने का मतलब है कि तुम्हें उन सभी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा माना गया है और पूरी अकादमी तुम्हारा सम्मान करती है। किम अपने हाथ भींच लेते हैं, मानो किसी कठिन सच्चाई से जूझ रहे हों। वह फिर बोलते हैं, इस बार शिक्षक नहीं बल्कि एक अनुभवी ब्लैकस्मिथ की तरह।
वह सेहुन से कहते हैं कि अगर वह शीर्ष तक भी पहुंच गया, तब भी यहाँ ब्लैकस्मिथ के रूप में सफल होना लगभग असंभव है। वह साफ शब्दों में उसे वल्कन अकादमी जाने की सलाह देते हैं। उनके चेहरे से साफ चलकर हाथा की वहश में इस लड़के को बेहतर भविष्य की ओर भेजना चाहते हैं। सेहुन उन दिखता है और समझ जाता है कि किम एक अच्छे इंसान है। वो अपने विभाग की प्रतिष्ठा से ज्यादा एक के करियर की चिंता कर रहे थे, लेकिन सेहुन कहता है कि माहौल ज्यादा मायने नहीं रखता। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह कहता है कि जहां भी वह जाएगा, वही जगह सबसे बेहतरीन बन जाएगी, क्योंकि वह वहां मौजूद होगा। किम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये शब्द घमंड से भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें यह रवैया बुरा नहीं लगता। वह अपना विशाल और घावों से भरा हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब सेहुन उनकी देखरेख में रहेगा। सेहुन भी हाथ बढ़ाता है। उसका पट्टियों में लिपटा हाथ अनुभवी ब्लैकस्मिथ की पकड़ में खो जाता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, एक नीली सिस्टम विंडो प्रकट होती है। किम इन चोल के साथ उसका कनेक्शन लेवल 1 तक पहुंच चुका था। सेहुन की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि सिस्टम सीधे प्रोफेसर से एफिनिटी निकालना शुरू कर देता है। नीली चिंगारियां उनके हाथों के चारों ओर उड़ने लगती हैं और अचानक हवा में एक कच्चा खनिज आकार लेने लगता है। एक नुकीला नारंगी पत्थर उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगता है। सिस्टम उसे फायर इन्फ्यूज्ड आयरन के रूप में पहचानता है, एक हाई रैंक सामग्री जो अपने भीतर आग को संग्रहित कर सकती है। उसी रात शहर की सड़कें स्ट्रीट लाइट्स के नीचे शांत हो जाती हैं। अपने कमरे में सेहुन बिस्तर पर बैठा उस छोटे से लोहे के टुकड़े को ध्यान से देख रहा था। वह चमकते हुए पत्थर को घूरता है और सोचता है कि यह बुरा हासिल नहीं है, लेकिन इसका आकार थोड़ा निराशाजनक है। वह अपनी स्किल एफिनिटी एक्सट्रैक्शन के बारे में सोचता है, जो उसे रिश्तों को मात्रात्मक रूप देकर ऐसे खनिज निकालने देती है जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। समस्या यह थी कि उसका कनेक्शन लेवल अभी बहुत कम था, इसलिए यह स्किल अभी पूरी तरह उपयोगी नहीं बन पाई थी। वह अपना स्टेट्स विंडो चेक करता है और गहरी सांस छोड़ता है। बैबिल में प्रवेश लेने वाले बाकी फ्रेशमैन की तुलना में उसके स्टैट्स पूरी तरह बेकार थे। वह खुद से कहता है कि यह सब संभालना मुश्किल जरूर है, लेकिन जिंदगी में दूसरा मौका मिलने की कीमत के सामने यह बहुत छोटा है। वह अंधेरे में घूरते हुए खुद को शांत रहने के लिए कहता है। अभी तैयारी के लिए काफी समय बाकी है, इससे पहले कि उसे पेंडेमोनियम के उन राक्षसों का सामना करना पड़े। उसके दिमाग में पेंडेमोनियम के मॉन्स्टर्स की छवियां घूमने लगती हैं। वे दैत्य जिन्होंने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरे ग्रह को खतरे में डाल दिया था। 6 महान डेमन गॉड्स की यादें उसकी आंखों के सामने चमक उठती हैं। वही जिन्होंने मानवता के विनाश की योजना बनाई थी। उन्हें रोकने के लिए वह जानता था कि उसे अपने तरीकों को लेकर चूजी नहीं बनना चाहिए। वह तय करता है कि उसे कोई मेमोरी से जुड़ी स्किल या टूल ढूंढना होगा, ताकि भविष्य की एक भी जानकारी उसके दिमाग से निकले। वह अंधेरे में बैठकर आखिरी बार अपने स्टैट्स देखता है। पहला कदम, बेपेल में प्रवेश, आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका था। तभी अचानक सिस्टम पिंग करता है और उसकी नजर ऊपर उठती है। वह साफ तौर पर हैरान था। एक सिस्टम मैसेज सामने आता है। सेहुन का कनेक्शन लेवल आधिकारिक तौर पर लेवल 1 पर पहुंच चुका था। इसके साथ ही उसने एक नई स्किल अनलॉक की, एफिनिटी इम्प्रिंट। एक हफ्ता गुजर जाता है और अब हम सेहुन को बेबेबिल अकादमी के मुख्य द्वार पर देखते हैं। वह गलियारों में थोड़ा खोया हुआ घूम रहा था, खुद से बड़बड़ाते हुए कि क्या वह सही जगह पर है। तभी उसकी नजर रिफाइनिंग रूम नंबर 3 के साइन पर पड़ती है और वह राहत की सांस लेता है। आखिरकार उसे जगह मिल गई थी। जैसे ही वह अंदर जाता है, कोई उसकी तरफ नाम लेकर आवाज लगाता है। सेहुन अपनी जगह पर बैठ जाता है, जबकि सामने मौजूद लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कोई उंगलियां थपथपा रहा था। साफ दिख रहा था कि उसके देर से आने पर नाराज है। वह था माइकल बारमुट, वाइस डीन, और उसकी नजरें साफ बता रही थीं कि सेहुन पहले ही गलत शुरुआत कर चुका है। सेहुन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल तुरंत उसे चुप करा देता है। वह उसे समझाता है कि बात सिर्फ समय की नहीं, बल्कि सही रवैये की है। सेहुन समझ जाता है कि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि उच्च अधिकारियों की नजरों में भी गिर चुका है। उसकी नजर कमरे में मौजूद दूसरे लड़के पर जाती है और अब उसे समझ आता है कि प्रोफेसर ने उसे वल्कन अकादमी जाने की सलाह क्यों दी थी। यह लड़का, हांस बारमुट, उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई कचरा हो।
उसकी आंखों से अहंकार टपक रहा था। सेहुन बस चुपचाप सब देखता रहता है। हांस तिरस्कार भरी हंसी छोड़ता है और मुड़ जाता है, मानो सेहुन उसके समय के लायक ही न हो। सेहुन हैरान था। बहुत समय बाद किसी ने उसके साथ ऐसे व्यवहार किया था जैसे वह कोई अनुभवहीन बच्चा हो। तभी एक महिला की आवाज माहौल को चीरती हुई पूछती है कि क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। दोनों लड़के दरवाजे की तरफ मुड़कर देखते हैं कि कौन आया है। माइकल बारमुट तुरंत खड़ा हो जाता है और उसका खास नम पड़ जाता है जब हरीने का स्वागत करता है। वह महिला आत्मविश्वास के साथ कमरे में दाखिल होती। उसके लंबे लाल बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। ये थी रियू यूनहा, पूरी बोर्सापा फैकल्टी की डीन। सेहुन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। वह इस महिला को अपनी पिछली जिंदगी से पहचानता था। सेहुन पूरी तरह चौंक गया था। उसने सुना था कि यह महिला कभी बैबेल में काम करती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह उसे यहां देखेगा। उसके सामने बैठी थी वही डीन, रियू यूनहा। अपनी पिछली जिंदगी में वह एस रैंक हीरो वेपन ईटर के नाम से जानी जाती थी। रिग्रेशन से पहले वह लंबे समय तक उसकी ग्राहक रही थी, लेकिन उसकी यादें सुखद नहीं थीं। युद्ध भूमि पर अपने अंतिम क्षणों में उसने सेहुन की बनाई हुई हथियारों को निगल लेने के लिए पछतावे से भरी आंखों से उसकी ओर देखा था। वे दोनों बारिश में डूबे एक बर्बाद शहर के बीच खड़े थे। वह घायल और टूटी हुई थी, मुश्किल से जिंदा। सेहुन बस उसे देखता रह गया था। उसकी बातों का आभार उसके दिल में उतर रहा था। उस समय वह एक गिरी हुई किंवदंती थी और सेहुन सिर्फ ब्लैक स्मिथ जिसने उसे हथियार दिए थे। अचानक वह वर्तमान में लौट आता है जब कोई उसका नाम पुकारता है। वह तुरंत खुद को संभालता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ देख रहा था। इंस्ट्रक्टर छात्रों के बीच खड़ा होकर अंतिम परीक्षा के नियम बताने लगता है। उनके पास को साबित करने के लिए ठीक 90 मिनट थे। लक्ष्य था पिछली परीक्षा में बनाई गई तलवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त एक हथियार तैयार करना। लेकिन इस चुनौती में एक खास शर्त थी। उन्हें अल्केमिकल स्मेल्टिंग नाम का तकनीक का उपयोग करना था, जिसमें शुद्ध मना को नियंत्रित करना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर उनके सामने रखी विशाल सामग्री की ओर इशारा करता है। वहां अलग अलग एलिमेंटल अयस्कों से भरे बैरल और क्रेट्स की कतारें थीं। जजों की टेबल पर रियू यूनहा वाइस डीन माइकल बारमुट के साथ बैठी थी और परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रही थी। एक तेज आदेश के साथ परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। हांस बारमुट से हुन की तरफ घमंडी नजर डालता है, मानो उसे पहले से ही जीत का यकीन हो। लेकिन सेहुन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और अपना एप्रन बांधते हुए सीधे काम पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अयस्कों का विश्लेषण करना शुरू करता है, सोचते हुए कि मना को कैसे रिजोनेट किया जाए बिना उसे बेकाबू किए। हांस उसे झिझकते हुए देखता है और तुरंत उसकी कम मना क्षमता पर ताना मारता है। सेहुन ऊपर देखता है, सोचते हुए कि क्या ये लड़का सच में उससे बात कर रहा है या सिर्फ खुद की आवाज सुनना पसंद करता है। इंस्ट्रक्टर तुरंत बीच में आ जाता है और हांस को टोका देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि चुप रहो और परीक्षा पर ध्यान दो। हांस नकली माफी मांगता है, जबकि सेहुन मन ही मन उसका नाम याद कर लेता है। तभी उसे समझ आता है, ये परेशान करने वाला लड़का असल में जेज माइकल बारमुट का बेटा है। चेहरे में समानता भी थी और घमंड भी। सेहुन हल्का मुस्कुराता है। अब उसे समझ आता है कि हांस खुद को इतना बड़ा क्यों समझता है। हांस साफ तौर पर अपने परिवार के नाम पर घमंड कर रहा था, मानो उसकी पैदाइश ही उसे श्रेष्ठ बना देती हो। वह सेहुन को सिर्फ एक मामूली आम लड़का समझता था, जिसका बारमूट परिवार के सामने कोई मुकाबला नहीं। हांस एक बिन में हाथ डालकर कुछ उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क निकालता है ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सके। वह महंगे लाजुलाइट चुनता है। उसे पूरा विश्वास था कि परिणाम पहले ही तय हो चुका है। जज ध्यान से छात्रों की हर हरकत देख रहे थे। इंस्ट्रक्टर नोट करता है कि उन्होंने जल तत्व वाली सामग्री चुनी है, जिन्हें स्मेल्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन माइकल मुस्कुराता है और कहता है कि पुराने स्मेल्टिंग तरीके अब बीते जमाने की बात है। इंस्ट्रक्टर संदेह भरी नजर से देखता है, क्योंकि एलिमेंटल मना बेहद अनिश्चित होती है। लेकिन माइकल को पूरा यकीन था कि उसका बेटा सिर्फ 30 मिनट में पूरी सिंथेसिस खत्म कर देगा। हांस रेजोनेंस शुरू करता है। उसकी मना पहले से ही बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी गति एक छात्र के लिए लगभग असंभव थी, यहाँ तक कि दूसरे साल का छात्र भी 10 मिनट में सिंथेसिस पूरा नहीं कर सकता था। इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि खेल पहले से सेट किया गया है। समय सीमा और सामग्री सब कुछ हांस को चमकाने के लिए तैयार किया गया था। साफ था कि माइकल ने अपने बेटे के लिए मंच पहले से सजा रखा था। रियून चुपचाप यह सब दे रही थी।
सेहुन राजनीति को नजरअंदाज करके हाथों में पकड़े फायर स्टोन्स पर ध्यान देता है। जज उत्सुक थे कि क्या यह आम लड़का हास्य में कुछ। माइकल मुस्कुराता है। उसे पूरा विश्वास था कि सेहुन सिर्फ अपनी कमजोरी छिपाने की बहादुरी दिखा रहा है। हांस साइड से उसकी ओर देखता है और सोचता है कि वह इतना शांत क्यों है। वह नोटिस करता है कि सेहुन ने ऐसे अयस्क चुने हैं जो उसकी सामग्री के बिल्कुल विपरीत हैं। उसे लगता है कि इतनी कम मना के साथ हवा हांग स्टोन्स को नियंत्रित करने की कोशिश करना पूरी मूर्खता है। हांस को लग रहा था कि जित पहले ही उसकी जेब में है, लेकिन सेहुन की आंखें तेज हो जाती हैं। वह पारंपरिक अल्केमी के हर नियम को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी यूनिक स्किल एफिनिटी इंग्रेविंग सक्रिय करता है और हवा में शक्ति की गूंज फैल जाती है। शुद्ध मना का उपयोग करने के बजाय वह सीधे वहांग स्टोन्स को सक्रिय कर देता है। वह हवाहांग आयरन को सीधे अपनी दाहिनी बाह में फ्यूज कर देता है। उसकी उंगलियों पर आग की एक छोटी लेकिन तीव्र चिंगारी जल उठती है। अगले ही पल उसकी पूरी बाह भीषण लपटों में गिर जाती है। हांस सद्दर जाता है और तुरंत उसे सिर्फ एक सता दिखावा खाकर खारिज कर देता है। आग उसकी हथेली के चारों ओर घूमने और नाचने लगती है, पूरी तरह उसके नियंत्रण में। वह अपने हाथ सीधे सामग्री में डाल देता है और लपटें दहाड़ने लगती हैं। स्मेल्टिंग शुरू हो चुकी थी। आयस को असाधारण गर्मी में चमकने और बदलने लगते हैं। सेहुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह इस क्राफ्टिंग प्रक्रिया का आनंद ले रहा हो। पूरा हॉल रुककर उस लड़के को देखने लगता है जिसने अपनी बारह को मशाल में बदल दिया था। माइकल को लगता है कि मानवत्व के साथ रेजोनेट करना सीधी आत्महत्या है। उसे पूरा विश्वास था कि एलिमेंटल मना बेकाबू होकर से वह क्रूर मुस्कान के साथ आसन दुर्घटना का इंतजार करता है, लेकिन आगफ टपती नहीं। वह ऐसी सटीकता से बह रही थी जो सामान्य समझ से परे थी। सेहुन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में था। उसका ध्यान इतना गहरा था कि वह किसी शांत उल्टी दुनिया वाली फिल्म पेंटिंग का नायक लग रहा था, जहां सारी आवाजें गायब हो चुकी हों। जज उसकी आग की भयावह शक्ति देखकर पूरी तरह स्तब्ध थे। घूमती हुई आग के बीच से धीरे धीरे एक हथियार का आकार बनने लगता है। सेहुन लंबी सांस छोड़ता है क्योंकि गर्मी कम होने लगती है। संकेत की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। वाह वहांग आयरन को अनइक्विप करता है और सिस्टम पुष्टि करता है कि क्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। पूरा कमरा स्तब्ध खामोशी में डूब जाता है क्योंकि जज अविश्वास से उसे देख रहे थे। उसने सफलतापूर्वक एक अग्नि तत्व वाला शीट तैयार किया था जिसका नाम था हवा जोकजो। वह हथियार हल्की गर्म रोशनी के साथ चमक रहा था, मानो कोई कला का नमूना हो। वह एक रेयर रैंक आइटम था जो न केवल फायर मना को संग्रहित कर सकता था, बल्कि वाइल्ड फायर नामक विशेष स्किल भी प्रदान करता था। हांस कांप रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि सेहुन ने पूरी सिंथेसिस कुछ ही सेकंड में कैसे पूरी कर दी। अपने प्रतिद्वंद्वी के परिणाम से सदमे में डूबकर उसने अपना आपा खो दिया और एक आत्मघाती